एक महिला अपने लग्जरियस लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी। वो हमेशा चाहती थी कि वो उसका जो लाइफस्टाइल हो वो फिल्मी सितारों की तरह हो, इसलिए उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था, एक अच्छा बिजनेसमैन था। और धीरे धीरे करके उससे उसने एक प्रॉपर्टी लिखाई जिसकी कीमत 3 करोड़ है, और उसी के अंदर वो महिला एक यूनिसेक्स सैलून खोलती है और साथ में फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम करने लग जाती है। धीरे धीरे उसमें उसको कामयाबी भी मिलती है, धीरे धीरे उसके ग्राहक जो हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। और ये सारी स्टोरियाँ वो इंस्टाग्राम पर अलग अलग अपने सोशल साइट्स पर डाला भी करती थी। लेकिन दिसंबर महीने में उसके पति की बिजनेस में भारी लॉस होती है और जिसके कारण से वो कर्ज में चला जाता है और 18 लाख रुपए का चेक भी उसका जो उसने अपने क्लाइंट्स को दिया था वो भी बाउंस हो जाता है, जिसके कारण से उसके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं और वो फरार रहने लग जाता है। लेकिन जब वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसको कर्जे को चुकाना है तो तुम मेरी मदद करो और इस 3 करोड़ के जो आलिशान जो एक घर मैंने बना करके तुम्हें गिफ्ट में दिया था इसको बेच करके सबका कर्जा चुका देते हैं और फिर मिल करके एक साथ मेहनत करेंगे और फिर से ऐसा ही मकान खड़ा कर लेंगे। लेकिन उसकी पत्नी जो थी उसको अब कोई और बॉयफ्रेंड मिल चुका था। अपने पति को वो रास्ते से हटाने का पूरा प्रयास कर रही थी, तभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके वो अपने पति का कत्ल भी कर देती है। और धीरे धीरे पुलिस की को अब सुराग जो करीब जाने को होता है, तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनने के बाद में आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन महिलाओं को हो क्या गया है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड की। जिला है कोड़ी गढ़वाल और नेशनल हाईवे के पास में तकरीबन सुबह के 8 बज रहे होते हैं, तभी एक व्यक्ति उसी हाईवे से गुजर रहा होता है और पास में एक गड्ढे में वो देखता है कि एक बोरे में सना हुआ खूब खून लगा हुआ एक कुछ दिखाई दे रहा है। और जिसपे देखने के बाद में उसके पास जाता है तो बहुत ही भयानक तरीके से दुर्गंध आ रही होती है। वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना भेजता है, कहता है कि साहब यहाँ पर एक संदिग्ध स्थिति में कुछ दिखाई दे रहा है, कृपया करके यहाँ पर आने का कष्ट करें। मौके पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस जैसे ही उस बोरे को खोलती है, पुलिस भी सन्न रह जाती है देख करके कि एक किस प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसी अवस्था में दिखाई दे रहा है। अब पुलिस को लगता है कि क्योंकि वो जो बोरा था वो भी सड़ चुका था, क्योंकि बोरे में जिस प्रकार से उसे वो लपटाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि रोड एक्सीडेंट के कारण से उसकी मृत्यु हुई और वो जा करके उस नाले में गिर गया है, जिससे वो बोरे और वहाँ के जो गंदे गंदे कपड़े थे उसमें वो पूरी तरीके से लपटा चुका था। अब पुलिस तुरंत अपने आला अधिकारियों को जो थानेदार रहते हैं वो सूचना दे देते हैं। SP साहब भी मौके पर पहुंच जाते हैं और सख्त आदेश दे देते हैं कि जल्द से जल्द इसके तह तक जाने का प्रयास करो और जल्द से जल्द अगर क्या मामला है पूरा मेरे सामने पेश करो। अब पुलिस उसकी बॉडी को, जो कि बिल्कुल भी खराब हो चुकी थी, अब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में का रिपोर्ट जब सामने आता है तो पता चलता है कि इसका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि इसे भारी तरीके से या कह सकते हैं कि भारी वजनदार चीज़ों से इसके ऊपर हमला किया गया है, इसको कुचला गया है, जिसके कारण से इसका मर्डर हुआ। अब पुलिस कप्तान को इसकी जब जानकारी लग जाती है, पुलिस कप्तान जल्दी से जल्दी अपराधियों को खोजने का थाने पर एक अल्टीमेटम दे देते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को खोजा जाए। अब तुरंत पुलिस टीम गठित करके तमाम आसपास के क्षेत्र का CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। उसी CCTV पे 2 जून 2025 की शाम को एक XCV गाड़ी दिखाई देती है। अब उस XCV गाड़ी में पुलिस को दिखाई देता है कि कोई महिला भी बैठी है, और एक व्यक्ति उसके साइड में बैठा हुआ है और कोई चला रहा है। गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि ये गाड़ी किसी रविंद्र नाम के व्यक्ति की है जो कि दिल्ली में रहता है। अब उस गाड़ी के नंबर के अनुसार उसके एड्रेस पर जा के पुलिस जब छानबीन कर रही होती है तो उसकी पत्नी बाहर निकलती है घर से और कहती है कि मेरे पति तो घर पर नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी पूरी तरीके से डरी रहती है, क्योंकि उसका पति कर्जे में रहता है और कर्जेदार जो है उसके घर पे बार बार आया करते थे और भद्दी गालियाँ दिया करते थे, इसलिए उसकी पत्नी डरी थी। उसने अपने पत्नी से कह रखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं अगर घर पर भी रहूँ तो तुम यही कह देना कि वो घर पर नहीं है। ये कह करके वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था। लेकिन पुलिस बार बार घर पे आने पर उसका जो भाई था, जिसका नाम राजेश था, अब सोसाइटी में आसपास के लोग तमाम तरीके की बातें करने लग गए थे। इसलिए राजेश ने कहा पुलिस वालों से कि आखिर साहब इतनी दफ़ा आप लोग क्यों आ रहे हैं, किसने शिकायत दर्ज कराई है, क्या बात है, क्या माजरा है। पुलिस उससे एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि देखिए ये SUV कार किसकी है और एक लाश बरामद हुई है, क्या इसको तुम पहचानते हो। अब कई दिनों से जब वो उसको देखता है फ़ोटो को,
उसे वो कहता है कि साहब ये जो लाश है ये तो मेरे भाई की है, और ये जो एसयूवी कार की जो बात कर रहे हैं ये भी मेरे भाई की है, और इस कार के अंदर जो बैठी हुई एक महिला है ये तो मेरी भाभी है जो कि मेरे भाई की दूसरी पत्नी है। अब पुलिस जो है तुरंत हरकत में आती है और तुरंत उसकी दूसरी पत्नी के घर पर पहुंच जाती है। उसका जो देवर है वो उससे लेकर के जाता है, और वहाँ ले जाने के बाद में जब उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो महिला थाने पर आकर के अपना नाम बताती है कि मेरा नाम रीना सिंधु है, और मेरी मुलाकात 2007-8 के करीब में रविंद्र से होती है, और रविंद्र से एक दूसरे के साथ में बातचीत करते करते कब हम लोग दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और रविंद्र शादीशुदा होने के बाद भी 2011 में मुझसे दूसरी शादी कर लेता है, और अपनी पत्नी से दूर मुझको एक प्लॉट खरीद करके उसमें कमरा बनवाता है, और दिल्ली में मुझे ले जा करके 3 मंजिला मकान गिफ्ट कर देता है। उसी 3 मंजिला मकान में मैं यूनिसेक्स सैलून चलाती हूँ और फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम करती हूँ, और हमारी दोनों की, रविंद्र और रीना की, एक बेटी भी है। और 2011 से शादी जब होने के बाद से सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा होता है। रविंद्र अपने बिजनेस के काम से देश के या प्रदेश के अलग अलग जगह पर जाया करता था। जिले कई दफ़ा वो अपने घर पे भी नहीं रहा करता था, महीनों महीनों घर से गायब रहता था। इसलिए जो उसकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी रीना, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम करती थी। फिजियोथेरेपिस्ट करवाने के लिए एक लड़का भी वहाँ पर आया करता था जिसका नाम परिकाश था, और उस लड़के ने उस महिला का, जिसका नाम रीना सिंधु है, उसका दिल जीत लिया। उसको देखने के बाद में अब वो महिला जो है वो रविंद्र को उस लड़के के अंदर देखने लगी, जो कि उससे उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन फिर भी उसने सारी रिश्तों नातों को दरकिनार करके उस लड़के से भी इश्क कर लिया, क्योंकि उसका पति बराबर घर पे नहीं रहा करता था। और जब उसने मौका देखा तो उससे नाजायज़ संबंध भी बनाना स्थापित कर दिया। और उसकी बेटी को, जो कि वहीं रहती थी, लेकिन इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा मकान था कि उससे कोई परवाह नहीं रहता था। समय बीतता चला जाता है, और धीरे धीरे दिसंबर 2024 को उसका जो पति है रविंद्र अचानक से घर पे आता है और अपनी दूसरी बीवी रीना सिंधु से कहता है कि मैं कर्जे में हो चुका हूँ, मेरा बिजनेस बहुत ठप चल रहा है, अब हमें ये मकान बेचना पड़ेगा। और रीना सकपका जाती है, वो तुरंत बैठ करके उसे देखने लग जाती है एकटक, और कहती है कि ये मकान तो मैं नहीं बेचूंगी। अब इसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो जाती है। वो कहती है कि हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, क्योंकि मेरा इसमें यूनिसेक्स सैलून चल रहा है, मेरा फिजियोथेरेपिस्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरा फिजियोथेरेपी का काम भी जो है वो रुक जाएगा, मेरे क्लाइंट जो हैं वो एड्रेस चेंज होने पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। ये सारी बातें वो अपने पति से कहती है, लेकिन उसका पति कहता है कि कर्जदार जो हैं वो बार बार मुझे ढूंढ रहे हैं, और 18 लाख रुपये मैंने एक व्यक्ति को चेक दे दिया था, वो चेक बाउंस हो चुका है, उसने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया है, जिसके कारण से पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अब ये सारी बातें जब वो बता देता है तो उसकी जो पत्नी है, दूसरी पत्नी है, वो कहती है कि ऐसा करो कि मेरा एक दोस्त है जो कि उत्तर प्रदेश में रहता है, बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उसके यहाँ पर जाकर के, क्यों नहीं, जब तुम्हें पुलिस ढूंढ ही रही है तो वहाँ जाकर के छुप जाओ, और तुम्हें खाने रहने की सारी व्यवस्था वो करता रहेगा। अब वो अपने दोस्त पारितोष के पास मुझसे लेकर के चली जाती है, और अपने पारितोष को, दोस्त को कहती है कि इसके सामने बिल्कुल भी ये जाहिर मत होने देना कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और जैसे ही और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। यह कह करके वो फिर से अपने उस 3 मंजिला मकान पे, अपने सैलून पे, अपने थेरेपी सेंटर पर चली जाती है। समय बीतता जाता है, और धीरे धीरे पुलिस का जो चेकिंग का सिलसिला है वो भी बढ़ता चला जाता है। तभी वो महिला जो है वो एक प्लान बनाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर। वो बॉयफ्रेंड को लालच देती है कि तुम्हें देखो मैं पैसा भी दूंगी, और साथ में तुमसे शादी भी करूंगी, और तुम्हें ये जो 3 करोड़ का मेरा मकान है जिसकी आज कीमत है ये भी तुम्हारा होगा, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पति की हत्या करनी पड़ेगी। अब एक बार तो वो डर जाता है, लेकिन फिर अब वो पूरी तरीके से रीना सिंधु के प्यार में पागल हुआ पारितोष, जो कि उम्र में उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा था, वो मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, जैसा आप चाहें, जैसे आपकी इच्छा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। अब प्लान तैयार कर लेते हैं। धीरे से वो घर पे पहुँचती है, और उसका रात में जब वो सो रहा होता है तो भारी भड़कम किसी औजार से पहले उसका सर कुचलती हैं, उसके शरीर पे अलग अलग तरीके से मार करके फिर उसे उत्तराखंड के कोड़ीवालगढ़ दोगड्ढा नेशनल हाईवे के पास ले जा करके उसकी लाश को फेंक देते हैं, और एसयूवी कार को वहाँ से तुरंत लेकर के फरार हो जाते हैं। अब ये सारी घटनाक्रम, सारी बातें जब पुलिस के सामने खुल जाती है, पुलिस तुरंत उसके प्रेमी को भी पकड़ लाती है, और साथ में उसकी
प्रेमिका उसकी माशूका को भी पकड़ के दोनों को जेल भेज दिया जाता है। घटना 2 जून 2025 की थी और इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द पुलिस करके इनको जेल भेजने का काम करती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। अभी तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आज इस संसार में इस समय महिलाओं को हो क्या गया है। आखिर वो अपने पतियों से इतना ज़्यादा नाराज़, इतना ज़्यादा दुखी, इतनी ज़्यादा पीड़ित क्यों हो जा रही हैं कि उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अब रविंद्र का भी एक जो पहली बीवी का परिवार है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। साथ में रविंद्र की जो दूसरी पत्नी है, जो कि रीना सिंधु, जिसने हत्या करवाई है, वो पूरी तरीके से पूरी उम्र अब उसे जेल में ही काटना पड़ेगा। वो जो पारितोष है, जो कोई अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अब उसके माता पिता का क्या होगा, उसका भी परिवार बर्बाद हो गया। इस तरीके से एक साथ 3 परिवार बर्बाद हो गए और सिर्फ अय्याशी और पैसे की लालच में किया गया ये हत्या, जो कि दिल दहला देता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और कुछ लोगों ने इस वीडियो के एंड में नाम लेने की बात की है, जो कि सूरज इंदौर से हैं, राकेश हरिद्वार से हैं और शिवलाल जौनपुर से हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को ढेर सारी बधाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।